दुनिया में डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, लेकिन एक ऐसा भी डॉक्टर मौजूद है जिसने 100 से ज्यादा लोगों को अपने फायदे के लिए मौत के घाट उतार दिया था। सिर्फ उन लोगों को मारने तक ही उसकी हैवानियत नहीं रुकी, मारने के बाद उन लोगों की डेड बॉडीज को वो मगरमच्छों के हवाले कर देता था। लोगों को मारने के अलावा उसने ना जाने कितने गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट किए, ट्रक चोरी और फर्जी गैस एजेंसी चलाने के जुर्म में भी वो डॉक्टर शामिल रहता था। नमस्कार, मैं हूं अंकुश जोशी और आप देख रहे हैं मैं हूं खलनायक। कहते हैं डॉक्टर ईश्वर का रूप होते हैं, पर आज की क्राइम स्टोरी का डॉक्टर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह डॉक्टर लोगों को जिंदगी देने के बजाय उनकी जिंदगी उनसे छीन लेता था। आज की क्राइम स्टोरी डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की है, जो 50 हत्याएं करने के बाद गिनती करना भूल गया। कैसे एक डॉक्टर जुर्म की दुनिया में उतरता है, ऐसी क्या वजह होती है जिसके कारण उसने 100 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दी। डॉक्टर डेथ की पूरी क्राइम कुंडली आपको दिखाएंगे हम आज के इस एपिसोड में। देखिए ये रिपोर्ट। धंधे के लिए उसने 100 से ज्यादा लोगों की ली जान। लाशों को वो मगरमच्छ का चारा बना देता था। फर्जी गैस एजेंसी और चोरी की कार बेचने जैसे धंधे करता था। कई मासूमों की उसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई। नाम देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ। उम्र 62 साल। जन्म स्थान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। पेशा खूनी डॉक्टर। देवेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है। बचपन देवेंद्र का बिल्कुल साधारण बीता था। बचपन से ही देवेंद्र बड़ा होकर डॉक्टर बनने के सपने देखता था और पढ़ाई में भी देवेंद्र हमेशा होशियार था। साल 1982 में देवेंद्र शर्मा की शादी हुई और उसके ठीक 2 साल बाद साल 1984 में 26 वर्ष की उम्र में उसने बिहार के सिवान जिले से बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BAMS में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। और पढ़ाई पूरी करने के बाद देवेंद्र का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हुआ। इसके बाद उसने राजस्थान के जयपुर में जनता हॉस्पिटल के नाम से अपना एक क्लिनिक खोल लिया और करीब 11 साल तक वो इस क्लिनिक को चलाता रहा। कहा जाता है कि उसका क्लिनिक बेहद अच्छा चल रहा था और आसपास के इलाके में उसके क्लिनिक की अच्छी प्रतिष्ठा थी। अपनी मेहनत के दम पर देवेंद्र शर्मा ने अच्छी खासी कमाई कर ली थी और उस पर पैसे कमाने का जुनून सवार हो गया था। अपनी मेहनत की कमाई को अब डॉक्टर देवेंद्र ने कहीं इन्वेस्ट करने का सोचा। जनवरी 1994 में भारत फ्यूल नाम की एक कंपनी की तरफ से गैस एजेंसी की डीलरशिप की योजना चलाई गई थी। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को लगा कि यह सही मौका है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का। डॉक्टर ने 11 लाख रुपए की अपनी पूरी सेविंग इस डीलरशिप में इन्वेस्ट कर दी और देवेंद्र सोचने लगा कि इस इन्वेस्टमेंट में अब वो और भी ज्यादा अमीर बन जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कंपनी ने अपने सारे इन्वेस्टर्स के साथ धोखा कर दिया। देवेंद्र शर्मा की हालत तब खराब हो गई जब रातों रात एक कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर गायब हो गई और बाद में पता चला कि ये एक फ्रॉड कंपनी थी। अपने साथ हुई धोखाधड़ी की वजह से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पूरी तरह से टूट चुका था। उसके इतने सालों की मेहनत की कमाई चंद ही पलों में गायब हो चुकी थी। इस घटना ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था और इसका परिणाम बहुत ही खौफनाक निकला। एक डॉक्टर जिसे धरती पर भगवान का रूप माना जाता है, इस घटना ने उस डॉक्टर के अंदर के हैवान को जगा दिया था। और इसके बाद शुरू होती है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के डॉक्टर डेथ बनने की कहानी। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की पूरी जमा पूंजी डूबने से वो कंगाल हो चुका था। अब पैसा कमाने के लिए उसने भी वही तरीका अपनाया जिस तरीके से उसको ठगा गया था। साल 1995 में वो अलीगढ़ लौट गया और वहीं अपने गांव में एक फर्जी गैस एजेंसी खोल ली। गैस एजेंसी तो उसने खोल ली, लेकिन उसके पास गैस सिलेंडर नहीं थे। गैस सिलेंडर के लिए अब वो छोटी मोटी चोरियां करने लगा था और लखनऊ से भी रसोई गैस सिलेंडर मंगवाता था।
लखनऊ से अलीगढ़ बार बार गैस सिलेंडर लाने में पुलिस द्वारा पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था। देवेंद्र शर्मा को अपनी फर्जी गैस एजेंसी चलाने में काफी मुश्किलें हो रही थी। इसी बीच उसकी मुश्किलों का उसे हल मिल गया। उसकी मुलाकात हुई उसके पड़ोसी गांव दलालपुर के रहने वाले उदयवीर, वेदवीर और राज नाम के लोगों से। ये तीनों लोग सुनसान सड़कों से गाड़ियों को लूटा करते थे। देवेंद्र शर्मा अपने क्राइम के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा था और उन्हें वो मिल भी गए। इसके बाद शुरू हुआ देवेंद्र शर्मा का खूनी खेल। उसने उन तीनों को अपनी फर्जी कंपनी में जोड़ लिया और उनके साथ मिलकर एलपीजी गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रकों को लूटने लगा। देवेंद्र शर्मा और ये तीनों लोग मिलकर जयपुर से अलीगढ़ जा रहे ट्रकों को लूटा करते थे। हाईवे पर जा रहे गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों पर इन लोगों की नजरें रहती थी। ये लोग सड़क पर घात लगाए बैठे रहते थे। हाईवे की किसी होटल पर चाय पीते रहते और नजर रखते कि कौन सा ट्रक यहाँ से गुजर रहा है। जैसे ही उन लोगों को कोई गैस सिलेंडर से भरा ट्रक गुजरता दिखाई देता, ये उसके पीछे हो जाते और बेहद ही शातिर तरीके से ट्रक रुकवाकर अपने कारनामे को अंजाम देते। या फिर हाईवे की होटल पर रुके ट्रक ड्राइवर से ये लोग मीठी मीठी बातें करके उस ड्राइवर से दोस्ती कर लेते थे और दोस्ती करने के बाद उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते और उसकी हत्या करके ट्रक को अपने कब्जे में कर लेते थे। इस तरह उसका बार बार अलीगढ़ से लखनऊ आने जाने का झंझट खत्म हो गया और कंपनी का फायदा बढ़ गया। देवेंद्र शर्मा अपने तीनों साथियों की मदद से उन सिलेंडर को उन ट्रकों से अपनी फर्जी गैस एजेंसी में उतरवा लेता और सबूतों को मिटाने के लिए उन लूटे गए ट्रकों के पुर्जे मेरठ में खुलवाकर कबाड़ियों को बेच देता। अब बचे उन ट्रकों के ड्राइवर वो आजाद होने पर देवेंद्र शर्मा के इन भयानक अपराधों का भंडाफोड़ कर देते, तो उन ड्राइवरों से छुटकारा पाने के लिए देवेंद्र शर्मा उन्हें भी बड़े वहशीपन से मार देता और उनकी लाश को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की हजारा नहर में फेंक देता। उन लाशों को हजारा नहर में फेंकने के पीछे भी एक वजह थी उस नहर में ज्यादा तादाद में मगरमच्छों का होना। देवेंद्र शर्मा उन लाशों को मगरमच्छों के सामने फेंककर उनका चारा बना देता था। इस तरह वो लाशें कभी भी किसी की नजर में नहीं आ पाती, जिससे देवेंद्र शर्मा और उसके साथी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाते। आयुर्वेदिक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के फर्जी गैस एजेंसी और ट्रकों को लूटने का धंधा बिना किसी रुकावट के करीब 1.5-2 सालों तक चलता रहा, पर आखिर एक दिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। देवेंद्र शर्मा ने हमेशा की तरह एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक को लूटा और यही उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। देवेंद्र शर्मा यह नहीं जानता था कि उसने जिस ट्रक को लूटा है वो ट्रक उत्तर प्रदेश के एक नेता के रिश्तेदार का ट्रक था। फिर क्या, पुलिस के ऊपर ट्रक लुटेरों को पकड़ने का दबाव बढ़ गया। तो इस तरह देवेंद्र शर्मा और उसका गिरोह पुलिस की नजर में आ गया। जल्द ही पुलिस ने उसे फर्जी गैस एजेंसी चलाने के आरोप में पहली बार गिरफ्तार किया, पर हैरानी की बात यह थी कि पुलिस उन ट्रक ड्राइवर की हत्या के बारे में कुछ नहीं पता लगा पाई। कुछ वक्त के बाद देवेंद्र शर्मा जमानत पर बाहर आ गया और साल 2001 में उसने एक बार फिर से फर्जी गैस एजेंसी खोल डाली। इस बार उसने ये फर्जी एजेंसी अमरोहा में खोली, पर अमरोहा में वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। उसके खिलाफ किसी ने पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा दिया और एक बार फिर से पुलिस ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। एक बार फिर से जेल से रिहा होने के बाद डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने अपनी क्लिनिक खोल ली। क्लिनिक खोलने का मतलब ये नहीं था कि वो सुधर चुका है। क्लिनिक खोलने के पीछे का मकसद था अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना। इस बार डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने टैक्सी ड्राइवरों को अपना निशाना बनाने की सोचा। वो अक्सर दिल्ली, गाजियाबाद और फरीदाबाद से अलीगढ़ के लिए टैक्सी बुक करता। रास्ते में ही उन टैक्सी ड्राइवरों को मौत के घाट उतारकर उनकी लाशों को कासगंज की नहर में फेंक देता था। डॉक्टर डेथ के इस तरीके से सबूत नष्ट हो जाते। देवेंद्र शर्मा टैक्सी के पुर्जे खुलवाकर कासगंज या मेरठ में बेच देता। इससे भी उसे 20-25 हजार रुपए मिल जाते। कुछ मामलों में अच्छे दाम मिलने पर उसने कुछ लोगों को अच्छी हालत में भी टैक्सियों को बेच दिया करता था। डॉक्टर डेथ के मुंह में खून लग चुका था, वो रुकने वाला नहीं था। इस क्राइम के साथ ही वो एक और क्राइम को अंजाम देता रहा। उसने साल 1994 से साल 2004 के बीच अवैध रूप से 125 किडनी ट्रांसप्लांट किए और हर ट्रांसप्लांट में उसने करीब 5 से 7 लाख रुपए कमाए। डॉक्टर डेथ गरीब और असहाय लोगों को पैसे का लालच देता। अपनी बातों में उन लोगों को गुमराह करके वो इस किडनी ट्रांसप्लांट के काले धंधे को अंजाम देता था। वो कई राज्यों में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का बिजनेस चलाने वाले डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता के साथ जा मिला और उसके साथ ही अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का कारोबार करने लगा। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा डॉक्टर अमित के साथ मिलकर यह काला कारोबार जयपुर, गुड़गांव, बल्लभगढ़ और अन्य कई जगहों पर चला रहा था। ऐसी आशंका जताई गई कि देवेंद्र शर्मा ने उन्हीं ड्राइवरों की किडनी निकाल कर भी बेच दी होगी जिन्हें वो हजारा नहर में मगरमच्छों को खाने के लिए फेंक देता था। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की इस क्रूरता और अमानवीयता के लिए मीडिया ने उसे डॉक्टर डेथ का नाम दे दिया।
तो समय है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद सच में धड़क के स्पेशल शो मैं हूं खलनायक में आपका स्वागत है। साल 2004 ये वो वक्त था जब डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर देवेंद्र शर्मा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। किस तरह से उसने अपना जुर्म कबूला, किस कोर्ट ने उसे क्या सजा सुनाई, कितने संगीन उसने अपराध किए और 16 साल जेल में सजा काटने के बाद जब उसे 20 दिन का पेरोल मिला तब किस तरह से वो पुलिस को धोखा देकर फरार हो गया। देखें ये रिपोर्ट। आखिरकार साल 2004 आते आते अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले में देवेंद्र शर्मा और उसका साथी अमित कुमार गुड़गांव में पुलिस की गिरफ्त में आ गए। देवेंद्र शर्मा की पत्नी को जब अपने पति की इस घिनौनी करतूत की जानकारी मिली तो वो अपने बच्चों को लेकर अपने पति से हमेशा के लिए अलग हो गई। देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे उन लोगों के नाम निकलवाए जिन्होंने उससे गाड़ियां खरीदी थी। पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्र शर्मा पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अपहरण और हत्या के कई मामले दर्ज हुए। उस पर 50 से अधिक लोगों की हत्या के आरोप लगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि देवेंद्र शर्मा ने 100 से अधिक लोगों की हत्याएं की थी। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया था कि 50 हत्याओं के बाद उसने गिनती करनी छोड़ दी। पर्याप्त सबूतों के न मिलने की वजह से अदालत में उसे केवल 7 हत्याओं के लिए दोषी साबित किया जा सका। राजस्थान की एक अदालत ने देवेंद्र शर्मा को साल 2002 में राजस्थान के एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साल 2004 में उसे जयपुर जेल भेज दिया गया। 12 मार्च 2007 को फरीदाबाद की एक अदालत ने 2002 में पलवल शहर के एक ड्राइवर की हत्या मामले में देवेंद्र शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 14 मई 2008 को गुड़गांव की एक अदालत ने टैक्सी ड्राइवर नरेश की हत्या करने के मामले में उसे मौत की सजा सुना दी। एक रिपोर्ट के अनुसार 3 फरवरी 2002 को देवेंद्र शर्मा ने 1200 रुपए में गुड़गांव बस टर्मिनल से अलीगढ़ जाने के लिए नरेश की टैक्सी बुक की। संयोग से टैक्सी बुक करने के समय टैक्सी ड्राइवर नरेश का भतीजा भी वहीं मौजूद था और उसने देवेंद्र को देख लिया था। पुलिस के अनुसार देवेंद्र ने सुनसान जगह पर नरेश का गला दबाकर उसे मार डाला और उसकी लाश को हजारा नहर में ले जाकर फेंक दिया। इधर जब नरेश घर नहीं लौटा तो उसके भाई ने 11 फरवरी 2002 को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज करा दिया। नरेश के भतीजे ने देवेंद्र शर्मा को उस दिन नरेश के साथ यानी अपने चाचा के साथ टैक्सी में जाते देखा था, तो उसके दिए डिस्क्रिप्शन के आधार पर गुड़गांव पुलिस ने एक स्केच तैयार किया, लेकिन उससे भी पुलिस को कोई मदद नहीं मिल पाई और डॉक्टर डेथ आजाद घूमता रहा और लोगों को अपना शिकार बनाता रहा। मौत की सजा मिलने के बाद भी देवेंद्र शर्मा के चेहरे पर डर का एक शिकन मौजूद नहीं थी। उसने मीडिया से कहा कि ये निष्पक्ष फैसला नहीं था, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। देवेंद्र शर्मा साल 2020 तक जयपुर की जेल में रहा, यानी उसने 16 साल जेल में बिताए। जिस अपराधी पर 100 से ज्यादा लोगों के कत्ल की शंका जताई जाती है वो जेल में अपने अच्छे व्यवहार के कारण जनवरी 2020 को 20 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आ गया। सोलह फरवरी 2020 ये वो दिन था जब उसकी पैरोल खत्म हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के पास वापस जाने के बजाय वो अंडरग्राउंड हो चुका था। अपने गांव में वो छुपकर रहने लगा और कुछ वक्त के बाद में दिल्ली में आकर बस गया। दिल्ली में रहकर उसने एक विधवा औरत से शादी कर ली और शादी के बाद उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट किया। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में भी वो अपनी ठगी की आदत से बाज नहीं आया। वो जयपुर के किसी व्यक्ति को ठगने वाला ही था कि पुलिस को उसके ठिकाने का पता चल गया। 29 जुलाई 2020 को पुलिस ने डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात देवेंद्र शर्मा को बापरोला में उसके घर से पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह एक नया और शांत जीवन जीने के लिए दिल्ली आया था। जब दिल्ली पुलिस ने देवेंद्र शर्मा से पुरानी मीडिया रिपोर्ट के बारे में पूछा कि क्या वाकई में उसने 100 हत्याएं की हैं, तो उसने जवाब दिया कि मैंने 50 हत्याएं के बाद गिनती करना छोड़ दिया। 100 हो सकता है, गिनती करना आसान नहीं है। किस तरह धरती का भगवान कहे जाने वाला एक डॉक्टर
हैवान बन जाता है और उसकी हैवानियत की कीमत मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। फिलहाल देवेंद्र शर्मा जेल में है और अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, लेकिन क्या यह सजा उसके किए हुए गुनाहों के लिए बहुत है? इस पर वाद विवाद किया जा सकता है। मैं हूं खलनायक में। आज के लिए इतना ही। हम जल्द लौटेंगे एक और खलनायक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।